हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है भाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो 2021 का नीट एग्जाम होने वाला है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन विच कंपाउंड सिनर्जिक इफेक्ट। तो बात की गई है यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो और सोचो कि आप लोगों ने सिनर्जिक इफेक्ट कहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो जब हम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं तो सिनर्जिक इफेक्ट के बारे में पता लगता है कि ये सिनर्जिक इफेक्ट हम लोगों ने मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कहां पे पढ़ा हुआ है? मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर। अब मेटल कार्बोनाइल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो सिनर्जिक बॉन्ड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सिनर्जिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। अब सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है? तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड एक साथ बनते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड कब बनते हैं? जब मेटल के साथ में कौन बॉन्ड बनाता है? जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बॉन्ड बनाता है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन भी देता है और साथ में मेटल इसको बैक डोनेट भी करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब कार्बन मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है और कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। और जब मेटल इसको बैक डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तब बनता है पाई बॉन्ड। और इस तरह से दो बॉन्ड बनते हैं जिसको कि हम लोग दोनों बॉन्ड को मिला करके बोल देते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो जरा, आपके पास में क्या दे रखा है। पहले ऑप्शन में दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है इसका मतलब ये यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट शो करेगा, सिनर्जिक बॉन्ड बनाएगा। तो आपके पास में जो पहला ऑप्शन है वही आप लोगों को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, दैट इज सिनर्जिक इफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइंस गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, आप लोगों से वो पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ आइंस पूछ रहा है, यानी कि कितने आइंस ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो अब नंबर ऑफ आइंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स ध्यान से देखो क्या दे रखा है। कोबाल्ट का एक मेटल है और अमोनिया के साथ में दिया हुआ है। तो अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4 मॉलिक्यूल हैं। और इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 Cl2 के एटम भी हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो भी कुछ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की साइड में होता है वो कैसा होता है? नॉन आयोनाइजेबल होता है। ये कैसा होगा? नॉन आयोनाइजेबल होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या दिया हुआ है? Cl दिया हुआ है। तो ये जो Cl है ये वाला हिस्सा आयोनाइजेबल है, क्योंकि ये काउंटर आयन की तरह से है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे यानी कि पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? दो टाइप के आयंस मिलेंगे, CONH3 होल 4 और Cl2। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर टोटल प्लस चार्ज का। और हमें एक दूसरा आयन और मिलेगा, दैट इज Cl नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे केवल दो टाइप के आयन मिले। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे? दैट इज फर्स्ट वन। क्लियर? तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखो और अपने कॉन्सेप्ट के साथ में रिलेट करो कि आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भरोसा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्न बुल्स ब्लू। यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी की तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखते हैं जरा, बात करते हैं कि टर्न बुल्स ब्लू यहाँ पे जो दे रखा है, टर्न बुल्स ब्लू, ये एक्चुअल में होता क्या है? और साथ में कई सारे और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिलहाल इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूं कि इसका ऑप्शन कौन सा है। दैट इज सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? फेरस फेरी साइनाइड। ये होता है टर्न बुल्स ब्लू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डी भी दिखाई दे रहा है, दैट इज फेरी फेरोसाइनाइड। तो मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें बता देता हूं कि टर्नबुल्स ब्लू क्यों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, इसका नाम भी पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ में एक और कंपाउंड है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि टर्नबुल्स ब्लू बेसिकली है क्या। तो देखो जरा, टर्न बुल्स ब्लू
इसको हम लोग फेरस फेरी साइनाइड भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया यहाँ पे फिलहाल कि फेरस फेरस फेरी साइनाइड। तो अब आप लोगों को कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। फेरी का मतलब होता है यहाँ पे Fe+3 चार्ज। फेरस का मतलब होता है यहाँ पे Fe+2 चार्ज। ठीक है, फेरो फेरो का मतलब होता है Fe+2 चार्ज, ध्यान रखना। और साइनाइड है तो साइनाइड का मतलब है, सब लोग जानते हो आप लोग, Cn नेगेटिव। कुछ एक चीजें और बातें कि Fe+3 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स रहता है, दैट इज 6। यानी कि आप लोगों को जो Cn जोड़ना है वो 6 Cn जोड़ने हैं, किसके साथ में? Fe+3 के साथ में। तो जरा कॉम्प्लेक्स बना के देखते हैं कि Fe के साथ में हम लोगों ने कितने Cn लगा दिए? 6 Cn लगा दिए। तो टोटल चार्ज 6 Cn के ऊपर तो हो गया -6 और Fe+3 है यहां पे, तो ये टोटल चार्ज कितना बचेगा? यहाँ पे -3 चार्ज बचेगा। अब बाहर की साइड में क्या दे रखा है आप लोगों को? Fe+2 दे रखा है। तो ये Fe+2 इस Fe जो चार्ज दे रखा है यहाँ पे टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस वाले Fe के, तो वो -3 चार्ज इसको कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा? एक माइनस का चार्ज बच जाएगा। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास में एक और कैटाइन होता है बाहर की साइड में, दैट इज पोटेशियम। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने K पॉजिटिव भी लिख लिया। तो इसका मतलब टोटल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? KFe, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? सेकंड है। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स Fe, इसकी कोऑर्डिनेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी? +3 होगी। और Cn6। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये बना टर्नबुल्स ब्लू का फॉर्मूला। ठीक है, इसी के जैसे एक और कंपाउंड होता है जिसको कि हम लोग बोल देते हैं प्रूशियन ब्लू। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रूशियन ब्लू। ये भी कुछ कुछ टर्नबुल्स ब्लू के जैसा ही है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहता है? सेम रहता है। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा रहेगा? दोनों का ही सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं है। तो चेंज है कहां पे? ठीक है, तो देखिए इसका जो नाम होता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम काउंटर आयन की तरह से ही है। और इसका नाम होता है फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड। तो यहां पे फिर से देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। फेरो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? Fe+2। और फेरो के साथ में यानी कि Fe+2 के साथ में लाइगेंड जो लगा हुआ है वो कौन सा है? Cn नेगेटिव। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरी वाला जो हिस्सा है इसका मतलब क्या हुआ? Fe+3 हुआ और ये बाहर की साइड में है। और पोटेशियम है वो भी एक काउंटर आयन की तरह से है। तो इस Fe+2 का फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। Fe और Fe के साथ में 6 Cn लगा दिए हम लोगों ने, तो 6 नेगेटिव होगा और Fe+2, तो टोटल चार्ज कितना बचा यहाँ पे? -4। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर की साइड में एक तो +3 चार्ज है और एक पोटेशियम का K+ चार्ज है। ठीक है, तो टोटल जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? KFe। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर Fe, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 चार्ज। और यहां पे हम लोगों ने लगा दिया Cn6। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड बना, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये है प्रूशियन ब्लू कलर। और ये जो टर्नबुल्स ब्लू है ये है हमारे पास में, दैट इज KFeFeCN6, दैट इज पोटेशियम फेरो फेरी साइनाइड या फेरस फेरी साइनाइड। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, दोनों सेम सेम क्वेश्चन है और दोनों का देखो जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? वैसे बिल्कुल सेम है, क्योंकि केवल आयन अंदर है एक Fe+2 प्रूशियन ब्लू के अंदर और टर्नबुल्स ब्लू में Fe+3 आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रूशियन ब्लू के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन सा चार्ज का कैटाइन अंदर होगा? तो Fe+2 यहाँ पे
अंदर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं। Which of the following complex shows 6 coordination number? तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। देखो जरा ध्यान से ऑप्शंस को कि आपको ऑप्शंस में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में केवल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में, दैट इज 4, क्योंकि जो CN है ये एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है। ये कैसा लाइगेंड है? मोनोडेंटेट लाइगेंड है। ठीक है, अच्छा H2O भी मोनोडेंटेट लाइगेंड है। H2O भी कैसा है? मोनोडेंटेट लाइगेंड है। लेकिन यहाँ पे कितने H2O हैं? 6 H2O हैं, यानी कि 6 ऑक्सीजन एटम डोनर एटम होंगे 6 H2O के पास में। और इसी वजह से Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया? 6 हो गया। अमोनिया यहाँ पे दे रखा है डी ऑप्शन में, तो अमोनिया भी कैसा होता है? अमोनिया भी मोनोडेंटेट लाइगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा। और CN फिर से मोनोडेंटेट लाइगेंड है, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। और पहले वाले ऑप्शन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन कौन सा रहा हमारे पास में? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आइन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो और फिर समझो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसमें जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उतना ही हमें आसानी से समझ में आ सकता है। अमोनिया फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आइन, यानी कि अमोनिया ने ये एक कॉम्प्लेक्स आइन बनाया। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स आइन के बारे में मैं बता दूं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स आइन से रिलेटेड। ठीक है, देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स आइन का एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूप्रा अमोनियम। क्यूप्रा अमोनियम आइन, इस नाम को ध्यान रखना। क्यूप्रा अमोनियम आइन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, क्यूप्रा अमोनियम आइन। विद कॉपर आइन, आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, विद कॉपर आइन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन एसिडिक मीडियम के अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। अब इसका रीजन क्या है? तो ध्यान से सुनो जरा क्वेश्चन में क्या है। तो देखो बोलना ये चाह रहा है कि कॉपर +2 चार्ज है और इसके साथ में अगर मैंने अमोनिया लगा दिया और अमोनिया लगा दिया एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो सॉल्यूशन का मीडियम कैसा रहना चाहिए? एल्कलाइन रहना चाहिए। तो ये आसानी से इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर सकता है, यानी कि 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। यहां पे हम लोगों ने अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब ध्यान से सोचो यहां पे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? तो जनरली ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जनरली मेटल के साथ में कौन जुड़ जाता है? लाइगेंड जुड़ता है। और लाइगेंड कैसे जुड़ता है? जनरली ये बाय डोनेशन, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़ता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर देता है। अब ध्यान रखना है कि अगर उसके पास में लोन पेयर होगा तभी तो वो मेटल आयन को दे सकता है। अगर नहीं होगा लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो मेटल आयन को दे ही नहीं सकता और वो बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। तो होता यह है कि एसिडिक मीडियम के अंदर क्या हो जाता है कि एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम हमारे पास में क्या होगा? H पॉजिटिव होगा और H पॉजिटिव अमोनिया के इस लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देता है। तो लोन पेयर के ऊपर जब अटैक करेगा तो ये H पॉजिटिव इस अमोनिया के लोन पेयर को ले लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास में NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसके पास में कोई भी लोन पेयर अब नहीं बचा हुआ है। और जब कोई भी लोन पेयर नहीं बचता है तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे देगा? इसका मतलब यह हुआ कि एसिडिक मीडियम में हमारे पास में कोई अमोनिया होता ही नहीं है, हमारे पास में क्या होता है? अमोनियम आयन होता है। इसी वजह से यहां पे सेकंड ऑप्शन को देखो कि इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन कोऑर्डिनेट विद अमोनिया मॉलिक्यूल।
and form the NH4 positive ion, NH3 molecule are not available। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? बी ऑप्शन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। ध्यान से देखो क्वेश्चन को और क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो क्यूप्रा अमोनियम आयन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, कोई अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द प्रॉपर्टीज रिड्यूसिंग, oxidizing, complexing the set of properties shown by Cn negative। यानी कि हमसे Cn नेगेटिव के बारे में बात की गई है कि Cn नेगेटिव कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है टुवर्ड्स मेटल स्पीशीज। यानी कि अगर कोई भी मेटल हमें दे रखा है तो Cn नेगेटिव इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को? पहली प्रॉपर्टी दे रखी है रिड्यूसिंग। तो ध्यान रखो कि रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दे तो सामने वाले का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। तो देखो जरा, जनरली मेटल है और मेटल को लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, डोनेट करता है, तो इसका नेचर कैसा हो गया? ये तो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन दे करके, तो यस इसका रिड्यूसिंग नेचर होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? मेटल का रिडक्शन हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग, तो ये वाला पॉइंट गलत है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता क्योंकि ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में वो बात कर रहा है कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट तो बिल्कुल होगा क्योंकि जब मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो ये जो Cn है ये एक लाइगेंड है, मेटल के साथ में क्या बना देगा? एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो कॉम्प्लेक्सिंग प्रॉपर्टी भी होती है Cn नेगेटिव की और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है। तो ऑप्शन देखो कि पहला और तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, तो ए वाला ऑप्शन हमारे पास में इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वही पेपर में पूछा जाता है जनरली, ठीक है। तो कुछ अलग से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो जल्दी से और बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नेम्ड एज। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आईयूपीएसी से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे अमोनियम दे रखा है तो अमोनियम ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अमोनियम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव होता है, ठीक है। अमाइन ऑप्शन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अमोनिया डायरेक्ट मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है, लेकिन आईयूपीएसी में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं तो इसको हम लोग अमाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 M आते हैं, यानी कि डबल M आता है, अमाइन करके बोला जाता है अमोनिया ग्रुप को, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस गिवन ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, यहां पे वर्ड दे रखा है एक कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ 1 मोल। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 1 मोल दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से देखो कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक भी स्पेशीज नहीं दे रखी है, एक भी स्पेशीज नहीं है यहां पे। तो जब हम लोग इस वाले कंपाउंड को क्या करेंगे? आयोनाइज करेंगे, तो एक भी स्पेशीज बाहर नहीं है, तो ये खुद में जैसा है वैसा ही रहेगा, तो हमें केवल एक ही आयन के तौर पे मिलेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। यानी कि केवल ये खुद में ही प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन स्पेशीज काउंटर आयन बाहर नहीं है इसके, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3MgI इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ध्यान से देखो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जहां पे कार्बन मेटल के साथ में बॉन्ड बना के बैठा होता है, वहां पे ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये जरा यहाँ पे कि सी ऑप्शन में आप लोगों को सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है कि कार्बन मैग्नीशियम के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है CH3MgI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखो कि उसने क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ एक हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सेंट्रल मेटल है हमारे पास में,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को 6 रखना है सभी कॉम्प्लेक्सेस में, जो कि ए बी सी हमें दे रखे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, इफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड अमोनिया मॉलिक्यूल इन ए बी सी आर 6, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल में अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। इसका मतलब ये जो 3Cl दे रखे हैं ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो अमोनिया ने पूरा कर दिया। दूसरे वाले में कितने दे रखे हैं, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब 5 अमोनिया मॉलिक्यूल तो अंदर हैं और इन 3 में से एक Cl भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यानी कि 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे Cl। और यहां पे अमोनिया के मॉलिक्यूल सी वाले में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो गए, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है, तो 3 में से 2 Cl हमारे पास में क्या होंगे, अंदर की साइड में होंगे। तो देखते हैं जरा फॉर्मूला बेसिकली क्या बनेगा यहाँ पे। तो ए का फॉर्मूला क्या रहेगा, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। ए का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि CO, और पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स अंदर की साइड में है, तो तीनों के जो Cl हैं वो बाहर होंगे, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या बन रहा है हमारे पास में, उसने बोला क्वेश्चन में कि हमारे पास में 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ, हमें 6 चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक Cl भी अंदर होगा और 2 Cl बाहर आ जाएंगे। और सी ऑप्शन में वो बोल रहा है कि इसमें हमारे पास में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अंदर हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर लेकिन 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को पूरा करने के लिए 2 Cl और अंदर रहेंगे, तो एक Cl बाहर की साइड में आ गया। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या, द प्राइमरी वैलेंसी इन ए बी सी। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में पूछ रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी जनरली काउंटर आयन होता है, काउंटर आयन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की साइड में कितने आयंस प्रेजेंट हैं। तो देखो यहां पे प्राइमरी वैलेंसी में 3 आयंस हो गए, इस वाले में 2 आयंस हो गए और इसमें कितने हो गए, 1 हो गए, क्योंकि यहां पे 3 Cl बाहर हैं तो 3 Cl नेगेटिव मिलेंगे, यहां पे 2 मिलेंगे और यहां पे 1 मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 2 1। ध्यान रखना ये रेस्पेक्टिवली करके बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेलाइट इन द सॉल्यूशन इन वाटर। तो कार्नेलाइट के बारे में बात की जा रही है, तो कार्नेलाइट के बारे में थोड़ी सी मैं पहले बात बता दूं। कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये एक डबल साल्ट, ये क्या है, एक डबल साल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट डबल साल्ट है। तो डबल साल्ट की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि जब उनको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि जिन साल्ट से मिलके बने होते हैं वो साल्ट आयंस प्रोवाइड करा देते हैं वाटर के अंदर। तो जरा फॉर्मूला ध्यान से देखो कि कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है। तो KCl है, तो KCl में से हमें क्या मिल जाएगा, एक तो K पॉजिटिव मिल जाएगा और एक Cl नेगेटिव मिल जाएगा। और MgCl2 है तो हमें क्या मिलेगा, Mg+2 मिलेगा और Cl नेगेटिव भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पे Cl नेगेटिव आयन तो पहले भी मिल चुका है, तो टाइप ऑफ आयन की बात कर रहा है वो, तो कितने टाइप के आयंस मिलेंगे। तो देखो एक तो K पॉजिटिव अलग टाइप का है, Cl नेगेटिव अलग टाइप का है, MgCl2 ब्रेक करेगा तो Mg+2 अलग टाइप का है, लेकिन Cl नेगेटिव तो पहले भी हमें मिल चुका है तो टाइप अलग नहीं होगा, तो Cl नेगेटिव हम लोग इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। तो टोटल टाइप कितने हुए, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Mg+2। तो ऑप्शन जरा देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें हमारे पास में कितने टाइप्स के आयंस मिल रहे हैं, K पॉजिटिव है, Mg+2 है और Cl नेगेटिव है। यहाँ पे कार्बोनेट आयन नहीं है, ऑप्शन देखते ही खत्म कर दो इसको। Br नेगेटिव नहीं है, Br नेगेटिव नहीं है, सल्फेट भी हमारे पास में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बना, पहला ऑप्शन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही कह रहा था कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो जरा, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट में फॉर्मूला क्या है, CuNH3 होल 4, और ये +2 चार्ज इसके ऊपर, ठीक है। और इस +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर के साइड में कौन सा आयन है, -2। इस वजह से इसका नाम दिया गया क्यूप्रा अमोनियम, और ये सल्फेट, ये यहां पे एक काउंटर आयन की तरह से है। किसकी तरह से, एक काउंटर आयन की तरह से। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। तो देखो अमोनिया एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है, और टोटल नंबर कितना दे रखा है, यहां पे 4 दे रखा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक चीज आप लोगों को अपनी तरफ से बता दूं कि कॉपर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही शो करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि कॉपर का अगर कोई भी कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज 4। तो -4 तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कुछ एक चीजें और बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं इससे रिलेटेड, क्यूप्रा अमोनियम आयन और क्यों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यूप्रा अमोनियम आयन में जो कॉपर है उसका आप लोगों से हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, और ये ध्यान रख लेना कि इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखाई देगा, लेकिन ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो ऑप्शन में क्या आता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर टाइप की स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। ये जरूर बात आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड बाइडेंटेट। क्वेश्चन ध्यान से देखो, नेगेटिवली चार्ज्ड होना ही चाहिए और बाइडेंटेट होना चाहिए। तो फटाफट से ऑप्शन देखो कि ऑप्शंस में आप लोगों के पास में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो जरा, साइनो यानी कि CN नेगेटिव, ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन, ये न्यूट्रल होता है, ये बाइडेंटेट तो है लेकिन ये न्यूट्रल होता है, इसलिए ये भी हमारे ऑप्शन में इंक्लूड नहीं हो सकता, और ये भी ऑप्शन में इंक्लूड नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एसीटेटो की। तो एसीटेटो भी हमारे पास में मोनोडेंटेट लाइगेंड है। ये कैसा लाइगेंड है, मोनोडेंटेट लाइगेंड है, इसलिए ऑप्शन में ये भी इंक्लूड नहीं हो सकता। एसीटेट आयन को ही हम लोग एसीटेटो आयन जनरली बोल रहे हैं। तो DMG, इसको हम लोग बोलते हैं DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, और ये नेगेटिव एनाइन है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा, दैट इज बाइडेंटेट लाइगेंड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाश एलम। ध्यान रखिएगा पोटाश एलम का फॉर्मूला। तो पोटाश एलम का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, पोटाश एलम का फॉर्मूला है K2SO4, दैट इज पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर। सो यहां पे ये पोटाश एलम के अंदर K2SO4 ब्रेक होगा तो एक तो K पॉजिटिव मिलेगा और एक SO4-2 टाइप का आयन मिलेगा, जबकि Al2SO4 ब्रेक होगा तो एक तो SO4-2 टाइप का आयन मिलेगा और एक हमें मिलेगा Al+3 टाइप का आयन। ये भी एक डबल साल्ट है। तो टोटल जो हमें आइंस मिले, टाइप ऑफ आइंस, वो कितने मिले, 3 टाइप के आइंस मिले, क्योंकि वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ आइंस हमें मिलेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज 3 टाइप ऑफ आइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the ligand possess only one coordination site। ओनली वन कोऑर्डिनेशन साइट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कौन कितने डोनर एटम के साथ में जुड़ सकता है। तो ऑप्शन में पूछा गया है आपसे वन कोऑर्डिनेशन साइट के बारे में। तो ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, केवल इसके पास में एक ही एटम है, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एटम के थ्रू ही क्या कर सकता है, ये जुड़ सकता है। किस तरह से प्रेजेंट है, O-2 की तरह से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे केवल वन कोऑर्डिनेशन साइट होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल विच डज नॉट फॉर्म ए पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल। तो पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल का मतलब है
पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि एक से ज्यादा मेटल वाले कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा नहीं बनाता है, डज नॉट फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैग्नीज है, मैग्नीज एक कंपाउंड बनाता है दैट इज Mn2CO10, ये कंपाउंड बनता है इसका, यानी कि ये तो दो न्यूक्लियस वाला बन गया। ठीक है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट भी बनाता है दैट इज CO2CO होल 8, तो ये भी डाई न्यूक्लियर हो गया। आयरन है, आयरन भी फॉर्म करता है दैट इज Fe2CO होल 9, तो ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास में, क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा मेटल है जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं बनाता है। तो बच्चा लोग, आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन किए, आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।